So the first topic is elasticity. Elasticity is the property of a body by virtue of which it resists any change in its shape or size and recovers the change, if any, in its properties like length, shape and volume after removing the force applied for the said change. How we can understand this? हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस शो कर रखी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी और दैट कैन चेंज द लेंथ ऑफ बॉडी. सो दिस डिफॉर्मिंग फोर्स कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी लाइक लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम. नाउ व्हाट हैपेंड? जैसे ही ये डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी की शेप को चेंज करेगा, इट मीन्स बॉडी के अंदर जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो चेंज हो जाएगी. अगर ऐसा होगा तो इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे और वो इंटरनल फोर्सेस इस चेंज को रजिस्ट करेंगे. अब अगर इंटरनल फोर्सेस इस चेंज को रजिस्ट कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? बॉडी को वापस रिकवर करते हैं उसकी ओरिजिनल शेप में. कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया है उसको हम रिमूव कर देते हैं. तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बॉडी की कहलाती है इलास्टिसिटी, कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, उस फोर्स ने बॉडी की शेप को डिफॉर्म किया, बट जैसे ही हमने फोर्स रिमूव किया बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है. अब सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपके इंटर एटॉमिक फोर्सेस का पोजीशन चेंज ही ना हो तो वो हमारी होती है रिजिड बॉडीज. रिजिड बॉडीज क्या होंगी? ए बॉडी विच एक्सपीरियंसेस नो चेंज इन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया बट जो बॉडी है उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज नहीं हुए. मतलब the distance between any 2 points on a rigid body remains constant in time regardless of the external force. कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बट बॉडी के जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो चेंज नहीं हो रही है. इन दैट केस वी कैन कॉल दैट बॉडी एज रिजिड बॉडी. अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में कोई भी बॉडी हमारी परफेक्टली रिजिड नहीं होती. इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस होती है. तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप कि जो डिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस हुई वो रिकवर होगी या नहीं होगी. हमारे पास हैं 2 सिचुएशन. फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, मीन्स द बॉडी विच रिकवर्स द ओरिजिनल पोजिशन कंप्लीटली ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. कि जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन परफेक्टली रिकवर कर लेती है. देन इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. बट जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हैं वो अगेन रियल लाइफ में नहीं होती. इसका मतलब हमारे पास नियरली परफेक्ट इलास्टिक बॉडी अवेलेबल है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि the body which does not regain its original configuration at all after the deforming force is removed. कि जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया जाए बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन ना कर पाई. तो ऐसा अगर है तो इन दैट केस वी कैन कॉल दैट बॉडी एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. बट अगेन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है. हम कह सकते हैं नियरली परफेक्ट प्लास्टिक बॉडीज हमारे पास अवेलेबल हैं और उसके हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हैं वैक्स एंड पुट्टी. सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी वी कैन separate the bodies into different categories like rigid body, elastic body and plastic bodies. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेस. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज
the restoring force generated within the body per unit area of the material। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उस पे हमने कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग चेंज हुई, इसकी वजह से वहाँ पे इंटरनल फोर्सेस जनरेट हुए, और ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं इन्हीं को कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्सेस। तो ये जो इंटरनल फोर्सेस जनरेट हुए हैं जिनको हम रेस्टोरिंग फोर्स भी कह रहे हैं, दिस रेस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड विद इन द बॉडी पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं उस केस में रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस के। तो इसका मतलब हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ गया, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन area. So this is the formula of stress. Now on the basis of this formula we can find out the SI unit of stress. We know that SI unit of force is Newton and for area it's meter square. So SI unit of stress is Newton per meter square. अब हम देख सकते हैं कि जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई किए जाते हैं तो उसके हमारे पास वेरियस मेथड हो सकते हैं। मीन्स द डिफॉर्मिंग फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन कंप्रेशन फॉर्म और इन टेंसाइल फॉर्म, और इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस कैन अप्लाई इन द shear फॉर्म। तो इसका मतलब एज पर द टाइप ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स स्ट्रेस को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो हमारे स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं? मेनली स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड द सेकेंड इज shear या टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कब होगा? नॉर्मल स्ट्रेस जब हम अपने ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली लगाएंगे। अब उस नॉर्मल सिचुएशन में भी हमारे पास दो सिचुएशन है यहाँ पे, आइदर द फोर्स इज इन कंप्रेशन फॉर्म और इज टेंशन फॉर्म। अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्रेशन फॉर्म में है देन द नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड एज कंप्रेशनल स्ट्रेस। अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स टेंशन की फॉर्म में है देन द नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। अब जो सेकेंड टाइप है उसमें अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है आपके ऑब्जेक्ट पे, इन दैट केस द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज shearing या टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद हमारी टर्म आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। क्या मतलब हुआ कि आपकी जो बॉडी है उस पे हमने फोर्स लगाया, और जो फोर्स लगाया वो जिस डायरेक्शन में लगाया उस डायरेक्शन में आपके पास डिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस हो गई उस बॉडी में। सो दैट अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन experienced by the body divided by the original dimension of the body is called as strain। अब जो डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है जिसको कि हम स्ट्रेन की फॉर्म में मेजर करते हैं, दैट अराइजेस थ्रू आउट द मटीरियल। क्यों? क्योंकि द पार्टिकल्स जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, सो द पार्टिकल्स ऑफ विच द material is composed are slightly displaced from their normal position throughout the material. That's why this strain is produced throughout the material. अब again स्ट्रेन जो हमारे ऑब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी में जो स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रहा है उसकी हमारे पास जनरली 3 टाइप्स हैं। नाउ आई विल डिस्कस these types of strain one by one. The first one is longitudinal strain. So if we have an object of length L and a deforming force is applied along the length of object, what happened? The length of the object changed with a small amount of delta L. तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम जो स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे दैट स्ट्रेन इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एंड द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज
ratio of change in length to the original length of body when it is under the action of deforming force. तो longitudinal strain का हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा? Change in length upon original length of the body. So this is longitudinal strain. Next is volumetric strain. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स इस टाइप से लगा रहे हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज कर रहा है. तो इन दैट केस वी विल मेजर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और अब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम when the body is acted upon by the deforming force. So the formula of volumetric strain is negative of delta V by V. Why this negative sign? This negative sign appears here because with the application of deforming force, volume of this object reduces. So हमारा volumetric strain हो गया delta V upon V with a negative sign. नेक्स्ट है हमारे पास शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन को हम डिफाइन करेंगे. इसके लिए हम लेके चल रहे हैं एक क्यूब शेप. अब इस क्यूब शेप में जो हमारी साइड्स हैं सभी की लेंथ इक्वल है कैपिटल एल के. हमने मान लिया कि द बॉटम फेस इज फिक्स्ड एंड ऑन द टॉप फेस अ टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड. देन व्हाट हैपेंड? द टॉप फेस will shift slightly with respect to the bottom face with a length of delta L. तो हम shear strain को कैसे मेजर करेंगे? Shear strain is the ratio of distance delta L through which the upper face of the cube get displaced with respect to lower fixed face to the perpendicular distance L between upper and lower fixed face of the cube. कि अपर फेस लोअर फेस से जितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है दैट डिस्टेंस डिवाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फेसेस अपर एंड लोअर फेस. सो शियर स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल. इसको हम अगर इस फाई एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसकी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट इन द ट्राइंगल डी ए डी प्राइम tan phi equals to delta L upon L. So यहाँ से मेरे पास आया tan phi equals to delta L upon L. So shear strain is equals to tangent of phi और हम shear strain को phi की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम एक पॉइंट नोटिस करते हैं यहाँ पे. स्ट्रेन में चाहे हमारे पास यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे shear strain हो, स्ट्रेन में हम हमेशा लेके चल रहे हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. इसका मतलब स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम डायमेंशन है तो स्ट्रेन आपका हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हुक्स. हुक्स लॉ इज द लॉ ऑफ इलास्टिसिटी and has been discovered by English scientist Robert Hooke in 1960. It established the relation between stress जो कि हम लोड अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे and the strain जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सटेंशन या कंप्रेशन इंट्रोड्यूस होता है. It states that within elastic limit of the body the strain produced in the body is directly proportional to the stress applied on it. कि अगर हम इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे तो उस केस में जो स्ट्रेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इस प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन से हमें यहाँ पे मिला स्ट्रेस इक्वल्स टू E इंटू स्ट्रेन. E क्या है? E इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट और जो हमारा E कांस्टेंट यहाँ से हमें मिला दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. अब हम बात कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट की. तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी so that after the removal of stress
द बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली, कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई किया, सो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस वो ऑब्जेक्ट हैंडल कर सकता है कि अगर हम उस स्ट्रेस को रिमूव करें तो बॉडी रिकवर कर लेगी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को. सो दैट मैक्सिमम स्ट्रेस इज इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी. द इलास्टिक लिमिट मार्क्स द एंड ऑफ इलास्टिक बिहेवियर एंड बिगनिंग ऑफ प्लास्टिक बिहेवियर. इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर इलास्टिक लिमिट परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is a degree of measure of elasticity of a body and it depends upon the nature of material whereas it is independent of stress and strain. क्योंकि stress and strain दोनों आपके directly proportional होते हैं within elastic limit. So modulus of elasticity is actually property of the material of a body and it is independent of stress and strain. So this is all about Hooke's law. After Hooke's law, we will discuss stress strain curve. So stress strain curve क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग उसके अंदर कुछ स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होता है. सो बॉडी में जो स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रहा है विद द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, उसके अकॉर्डिंग हर मटेरियल एक डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शो करता है. यहाँ पे हम एक जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कस करेंगे. तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमारे पास वेरियस पॉइंट्स ऑब्टेन होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट की. प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है? इट इज द रीजन इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट ओबेज हुक्स लॉ. अभी हमने पढ़ा था हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. इसका मतलब जो प्रोपोर्शनल लिमिट है उसमें हुक्स लॉ फॉलो होता है. सो इन दिस रीजन linear elastic deformation produced and the stress is directly proportional to the strain. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के एंड हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है. इसका मतलब जैसे ही हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे आपका ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेगा विदाउट शोइंग एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन. सो यहाँ पे इस कर्व में पॉइंट ए दिखा रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट को. प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आती है इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट क्या होती है? द इलास्टिक लिमिट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू ए मटेरियल विदाउट कॉजिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे कितना मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं जिसको कि वो ऑब्जेक्ट हैंडल कर ले और कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहां पे इंट्रोड्यूस ना हो. इसका मतलब दैट मैक्सिमम स्ट्रेस सिचुएशन, कि अगर इस सिचुएशन पे हम स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो वो बॉडी वापस इसी कर्व को फॉलो करती हुई अपनी ओरिजिनल पोजीशन है वो एक्वायर कर लेगी बिना कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस किए हुए. तो दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट के बाद होता है हमारा यील्ड पॉइंट. इसका मतलब इलास्टिक लिमिट इज दैट particular limit after which the body enter from elastic region to plastic region. अब plastic region का मतलब बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं. तो यील्ड पॉइंट हम किसे कहेंगे? द यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द मटेरियल स्टार्ट्स टू डिफॉर्म प्लास्टिकली. कि आपका मटेरियल है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर द यील्ड पॉइंट परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर. अब अगर मैं इस सी पॉइंट तक स्ट्रेस अप्लाई करके रिमूव करती हूँ देन माई बॉडी विल नॉट फॉलो द ओरिजिनल कर्व बट इट विल फॉलो दिस रिकवरी कर्व. एंड इन दिस रिकवरी कर्व वी कैन सी ए परमानेंट सेट इज अपीयर. इट मीन्स if we recover the body from this point then our body shows a permanent strain या permanent deformation in it. तो यहाँ इस कर्व में मेरी ऑब्जेक्ट में yielding स्टार्ट हो चुकी है. Then next point is ultimate stress point. It is a point that represents the maximum stress that a material can endure before failure. Beyond this point failure occurs. Means
कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है आपके पास, वो मटेरियल कितना मैक्सिमम स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। कि कितना उस पे मैक्सिमम स्ट्रेस लगा सकते हैं जिसको वो हैंडल कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन, उस पॉइंट को हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। एंड अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग पॉइंट। It is a point in the stress strain curve at which the failure of the material take place. It means कि ultimate stress point के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है दैट इज ब्रेकडाउन पॉइंट। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे हमें हमारा जो मटेरियल है उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑब्टेन होती हैं। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के आइडिया से हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा मटेरियल क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हमें आइडिया हो गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमें मिला उसमें अगर हम देखें तो हम बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हेल्प से कि वो जो आपका मटेरियल है दैट इज डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल और इलास्टोमर्स। कैसे? मटेरियल विद ग्रेटर प्लास्टिक रीजन एंड कैन बी स्ट्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर बिफोर दे ब्रेक आर नॉर्मली डक्टाइल मटेरियल। कैसे? हम कह रहे हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल है उनका ग्रेटर प्लास्टिक रीजन होता है। अब देखते हैं प्लास्टिक रीजन क्या है। प्लास्टिक रीजन इज द रीजन आफ्टर इलास्टिक लिमिट एंड वी कैन से द ब्रेकिंग पॉइंट। तो आपका इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में अगर आपका जो प्लास्टिक रीजन है वो लार्ज होगा, इट मीन्स द मटेरियल कैन यील्ड इन ए लार्ज अमाउंट। और अगर ऐसा है तो मटेरियल का थिन वायर आप स्ट्रेच कर सकते हो ब्रेकिंग से पहले, कि आपका मटेरियल ब्रेक नहीं होगा और वो थिन वायर की फॉर्म में स्ट्रेच किया जा सकता है। इसके हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर। नेक्स्ट होते हैं हमारे ब्रिटल मटेरियल जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो द मटेरियल्स हैविंग वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन means elastic point and breaking point are very near resulting in their sudden breakdown। कैसे? हम कह रहे हैं कि आपका जो प्लास्टिक रीजन है that is very small, it means इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। अगर इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा तो जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई आपका मटेरियल सडनली ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसमें यील्डिंग नहीं होगी। तो आपके जो मटेरियल स्मॉल प्लास्टिक रीजन दिखाते हैं दीज मटेरियल्स आर एक्चुअली ब्रिटल इन नेचर। एग्जांपल्स हैं हमारे पास ग्लास, कास्ट आयरन एंड सिरामिक्स। तो इलास्टोमर्स की हम अगर बात करें तो इलास्टोमर्स आपके हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते मीन्स जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की प्रोपोर्शनलिटी होती है वो इलास्टोमर्स नहीं दिखाते। इसका मतलब क्या हुआ? इलास्टोमर्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की लीनियर प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती बल्कि नॉन लीनियर प्रोपोर्शनलिटी होती है। बट इनका जो इलास्टिक लिमिट है वो काफ़ी लार्ज होती है और लार्ज स्ट्रेस को ये हैंडल कर सकते हैं। एंड जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया जाएगा ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन एक्वायर कर लेंगे। इलास्टोमर्स का हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है रबर। सो हम देख सकते हैं कि अगर हमें मटेरियल्स के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का पता हो तो हम उस मटेरियल की प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि वो मटेरियल हमारा डक्टाइल है, ब्रिटल है या फिर इलास्टोमर्स है।